हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम हमारे प्रीलिम्स का जो हमारे PYQs थे, जिसको लास्ट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, आज भी हम इसी PYQs की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट के लेक्चर में भी हमने जो है एंशिएंट हिस्ट्री के PYQs डिस्कस कर रहे थे। आज हम हमारे PYQs को आगे लेकर के चलते हैं। तो आज जो हमारे स्टार्ट होंगे दैट इज़ विद द 2013 के क्वेश्चन से। तो आज का जो क्वेश्चन का सीरीज़ है वो हम 2013 से लेकर के आई हूँ मैं आपके लिए। आज 2013 के क्वेश्चंस को देखेंगे कि वो किस तरीके से जो क्वेश्चंस थे यूपीएससी ने किस तरीके से पूछे थे, क्या पैटर्न हो सकता है। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि 2011 से लेकर के जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि अभी आपके सामने जो स्लाइड दिख रही है आपको, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो ऑप्शंस का जो सिलसिला है दैट इज़ 1 and 2 ओनली, 2 ओनली, 1, 2 and 3। ये सेगमेंट, इस तरह का जो सिलसिला है ये अभी भी जारी है। ये 2025 के पैटर्न में भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पहले से चलती आ रही होती हैं, लेकिन हम वो माइनर चीज़ों के ऊपर ना, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते। तो ये चीज़ें जो होती है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। PYQs देखने का पर्पस ही यही है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, किसके ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहा है। जो फोकस्ड एरिया है ना, आप एक बार उनको एनसर्कल कर लो एक बार कि अच्छा ये इसमें से पूछा गया है तो ये इम्पॉर्टेंट सेगमेंट लगता है, तो इसे जो है कभी छोड़ना ही नहीं है। जैसे एंशिएंट में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये इतने इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं कि इसमें से तो क्वेश्चंस वो पूछेगा ही पूछेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, इनको कभी भी मत छोड़ना। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप जो है वो एक साइड के ऊपर लिस्ट बना लो। लेकिन आजकल का जो ट्रेंड है वो हमारा जो अर्ली मेडाइवल है, जैसे हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारी दूसरी सीरीज़ में, अर्ली मेडाइवल के पार्ट को भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो नज़रअंदाज कर देते हैं कि इसमें से कौन सा पेपर आ रहा है, इसमें से कौन सा कोई क्वेश्चन बनने वाला है। अरे भाई, अब वो उसी सेगमेंट को देख रहा है, यूपीएससी उसी सेगमेंट को देख रहा है जहाँ से तुम छोड़ देते हो। तो हर चीज़ वैसे इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहा है वो भी चीज़ों को देखना स्टार्ट करो कि अच्छा मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो उस सेगमेंट को तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। वो सेगमेंट तो एकदम से पकड़ के रखो, उसके ऊपर होल्ड अच्छे से होगा, तभी जो है वो प्रीलिम्स आपका क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ 2013 क्वेश्चन। 2013 में पूछा गया ये एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू एंशिएंट हिस्ट्री। क्वेश्चन है हमारा दैट इज़, ये सेगमेंट में मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश में लिए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगी। क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिए हैं, तो फिर मैं दोबारा से रिमाइंड करवा दूँ कि अगर कोई बच्चा हिंदी मीडियम से है तो आप प्लीज़ हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस जो हैं अपने लेकर के बैठिए 2013 के। आप उसमें एंशिएंट के 2013 के क्वेश्चन का जो सेट है आप उसे लेकर के बैठिए अपने पास। वो क्वेश्चंस को आप देखते जाइए और चीज़ों को समझते जाइए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो एक्सप्लेनेशन में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को क्वेश्चंस में दिक्कत है तो आप हिंदी मीडियम वाले स्पेशली आप अपना क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम में लेकर के बैठिए बच्चे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश के लिए तो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे पास, स्लाइड ही मैंने आपको इंग्लिश में दिया है। तो जो हिंदी मीडियम के हैं वो प्लीज़ अपना मैं हार्टली ये आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, कि आप अपना जो है क्वेश्चन पेपर हिंदी में लेकर के बैठिए। 2013 के क्वेश्चंस का जो भी आप सेगमेंट जो भी पढ़ रहे हैं आप उसका हिंदी में जो है वो लेकर के बैठिएगा साथ में, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो आसानी से समझ में आ जाएं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी आपको। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन हम फॉलो कर रहे हैं दैट इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनमें से आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, तो इनमें से आपको देखना है कि कौन सा जो है वो कैरेक्टर आपको बता रहा है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में। तो इन लोगों के बारे में कौन सा जो पॉइंट है वो हमें बता रहा है, कौन से जो चीज़ें हैं वो हमें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो एक एक करके सभी स्टेटमेंट्स को रीड करेंगे।
फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, दे पोजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स, कि इनके पास बड़े बड़े जो महल हुआ करते थे वो इनके पास प्रेजेंट थे, बड़े बड़े मंदिर थे यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल, ये दोनों मेल और फीमेल्स को की यहाँ पर पूजा की जाती थी, उनको वर्शिप किया जाता था। थर्ड है हमारा दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, तो यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर जो हमारे चैरियट्स जो थे वो हॉर्सेस के थ्रू यहाँ पर जो है चैरियट्स जो थे घोड़े जो थे वो घोड़ों को जो है रथों के साथ बांधा जाता था और उनका इस्तेमाल किया जाता था। तो क्या ऐसा कुछ प्रेजेंट था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में? जब हमने हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा तो क्या तुमने मेरे मुंह से, मेरे मुख से क्या ये वाक्य सुना था कि यहाँ पर हमारे पास हॉर्स ड्रिवन चैरियट्स प्रेजेंट थे? क्या मैंने ये बात बोली थी? क्या मैंने बोला था कि यहाँ पर बड़े बड़े मंदिर थे, बड़े बड़े महल हुआ करते थे राजाओं के, बड़े बड़े मंत्रियों के जो थे यहाँ पर महल की जो है स्थापना की हुई थी, बड़े बड़े मंदिरों की यहाँ पर स्थापना की हुई थी? क्या ये चीज़ों के बारे में मैंने तुम्हें बताया था? तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट्स जो हैं, तो वैसे तो इसका ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शंस हैं हमारे दैट इज 1 and 2 ओनली। क्या 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं? क्या यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ही सही है सिर्फ? थर्ड का ऑप्शन है हमारी 1 2 3, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। डी ऑप्शन है कि पूरे जो हमने यहाँ पर हमें जो ऑर्डर दिया हुआ है कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट कोई भी सही ही नहीं है, एक भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं दी हुई, तो सभी स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सभी स्टेटमेंट्स गलत हैं, ठीक है, सभी स्टेटमेंट्स गलत नहीं हैं। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है कि यहाँ पर बड़े बड़े महल थे, बड़े बड़े मंदिर थे, ऐसी तो मैंने कभी बात आपको बताई ही नहीं है रिगार्डिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने ये बात आपको नहीं बताई थी। तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पर गलत हो जाता है, थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? 2 ओनली, तो ऑप्शन आ गया बी 2 ओनली। तो ऑप्शन इसका बी है। एक बार आपको यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दोबारा से बता दूं, दैट इज स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नो बिल्डिंग हैज़ बिन डिस्कवर्ड, कोई भी इस तरह की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स यहाँ पर डिस्कवर नहीं हुई थी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, विच कैन रिजेंबल अ टेम्पल, जो हमें एक टेम्पल की तरह दिखाई दे रही हो। तो टेम्पल की तरह तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यहाँ पर ग्रेट बाथ ज़रूर प्रेजेंट था, इसकी बात हमने ज़रूर की थी। ग्रेट बाथ की यहाँ पर बात की थी, दैट इज़ द ग्रेट बाथ प्रेजेंट है हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशंस में, कि यहाँ पर जो ग्रेट बाथ है दैट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिचुअलिस्टिक्स, तो रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए इस चीज़ों का यूज़ किया जाता था। फॉर हैविंग अ हॉली डिप, एक हॉली डिप की तरह, जो जैसे कि आजकल जो लोग हैं वो गंगा में जो है जाते हैं अपने पाप धोने के लिए। गंगा इज़ अ वेरी पवित्र नदी है ना, ठीक है, वो बहुत ही हॉली एक रिवर है हमारी, बहुत पुराने समय से हम उसको जो है हमारी एज अ सभ्यता में उसे ऐड करते आ रहे हैं, हमारे कल्चर का पार्ट है, और गंगा में स्नान करने से सबके पाप धुलते हैं, एंड दिस इज़ द ट्रूथ, ये हम मानते हैं। ये हमारे जो है चीज़ों को बताया गया है हमें, हमारे पेरेंट्स के जो है हमारे पेरेंट्स ने बताया, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया, ये सब चीज़ों को तो हम मानते हैं, ठीक है, आज भी। तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था कि यहाँ पर एक ग्रेट बात है जो एक पवित्र माना जाता है, जिसे वेरी पायस माना जाता है कि ये एक जो है रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए इसे यूज़ किया जाएगा, अगर किसी ने यहाँ पर स्नान किया तो उसके सभी पाप धुल जाएंगे। एक रिचुअलिस्टिक पर्पस के लिए ग्रेट बात का यूज़ हो रहा था। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर कोई बिल्डिंग थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थीं, बड़े बड़े यहाँ पर महल थे, बड़ी बड़ी मंदिरें थे यहाँ पर, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ ग्रेट बात था, लेकिन मंदिर नहीं थे, बिल्डिंगें नहीं थी, जो है ये महल नहीं थे, पैलेसेस नहीं थे हमारे पास। तो ये स्टेटमेंट खुद में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाती है।
थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट ऐसे है क्योंकि हमें तो हॉर्सेस के बारे में कुछ मिला ही नहीं है. नो ट्रेसेस ऑफ हॉर्सेस हैज़ बीन फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. इस सिविलाइजेशन में हमें हॉर्सेस की एक भी नामो निशान नहीं मिलता है. हॉर्सेस के बारे में कोई बात नहीं की गई है. ये बात तो यूपीएससी भी मानता है कि यहाँ पर हॉर्सेस जो हैं वो प्रेजेंट नहीं है. दैट्स वाई दिस थर्ड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट कि हॉर्सेस यहाँ पर नहीं थे. हॉर्सेस के बारे में हमने कभी जिक्र भी नहीं किया. तो ये ना होने का कारण यही था कि हमें जो है इसके बारे में कोई भी जो है प्रूफ नहीं मिला. जो कानून है वो जो है प्रूफ मांगता है ना, तो हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है इसके हॉर्सेस के रिगार्डिंग. दैट्स वाई द थर्ड स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. सेकेंड स्टेटमेंट सही इसीलिए है क्योंकि हमें यहाँ पर कुछ फिगराइंस मिली हैं, कुछ हमें जो है हमारे मॉडल्स इस तरह के मिले हैं, क्ले मॉडल्स मिले हैं, ब्रॉन्ज के मॉडल्स मिले हैं, स्कल्पचर्स जो है हमारे मिले हैं. इस तरह के एक प्रीस्ट मिले थे हमें हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, जो मैंने आपको बताया भी था. वो प्रीस्ट के बारे में मैंने आपको डिफाइनिंग फीचर्स बताए थे उसके. तो वो सब चीज़ें भी हम मान सकते हैं. हमें फीमेल गॉडेसेस की जो हैं कुछ इस स्कल्पचर्स मिले हैं जो फीमेल डीटीज़ के साथ जो हैं हमारी रिजेंबल करते हैं, जो उनकी तरह दिखते हैं. हम मान सकते हैं कि इनकी पूजा की जा रही थी. फीमेल डीटीज़ की भी पूजा की जाती थी, मेल गॉड्स की भी पूजा की जाती थी हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में. तो यहाँ पर स्टेटमेंट सेकेंड भी करेक्ट हो जाता है. सिर्फ स्टेटमेंट सेकेंड ही करेक्ट है, बाकी के दो स्टेटमेंट्स हमारे इनकरेक्ट हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ ऑफ 2013. 2013 का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द चाइनीज़ ट्रेवलर ह्यूएंगसेंग. अभी आप कहोगे कि मैम ये ह्यूएंगसेंग कौन है. वैसे आपको एग्ज़ाम में सिर्फ एक ही नाम लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर आई हैव मैंशन ह्यूएंगसेंग टू. यहाँ पर ह्यूएंगसेंग भी मैंशन है. कई बार होता है कि ये नहीं दिया होता वहाँ पे, कई बार सिर्फ यही दे देगा, एक ही नाम दे देगा, आपको पता भी नहीं चलने देगा कि वो ह्यूएनसेंग के बारे में पूछ रहा है. तो ह्यूएनचेंग हो गया या ज़ुएनज़ेंग हो गया, ह्यूएनसेंग हो गया, इस तरीके के नेम्स जो हैं वो हमारे इस चाइनीज़ ट्रेवलर के लिए यूज़ किए जाते हैं. वो ह्यूएनसेंग के बारे में ही बात हो रही है, तो वो ह्यूएनसेंग के बारे में ही बात हो रही है. तो अगर क्वेश्चन को देखें कि चाइनीज़ ट्रेवलर ह्यूएनसेंग हु विजिटेड इंडिया recorded the general conditions and culture of India at that time. तो यहाँ पर उन्होंने कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि जो चाइनीज़ ट्रैवलर थे, देखो उनको यूपीएससी ने बताया कि चाइनीज़ ट्रैवलर थे. चाइनीज़ ट्रैवलर हमारे ह्यूएनसेंग थे. वो इंडिया आते हैं, ही विजिटेड इंडिया. उसने कह दिया कि वो विजिट किए इंडिया में. तो यहाँ पर मतलब कि आपको वो बता रहा है कि हाँ मुझे पता है कि वो इंडिया में आए हैं. एंड उन्होंने ये भी बताया क्वेश्चन में कि जो हमारे ह्यूएनसेंग हैं इन्होंने रिकॉर्ड किया द जो जनरल कंडीशंस थी हमारी और हमारे कल्चर को इंडिया का, जब हमारे चाइनीज़ ट्रेवलर आए थे. जब चाइनीज़ ट्रेवलर हमारे इंडिया में आए थे तब इन्होंने आकर के यहाँ पर जनरल कंडीशंस देखी. अच्छा, सोसाइटी किस तरह की है, लोग क्या कर रहे हैं, राजा क्या कर रहा है, प्रजा क्या कर रही है, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग, आखिर क्यों कर रहे हैं ये लोग. तो यहाँ पर इन्होंने ये सभी जनरल कंडीशंस को देखा. एक ग्रुप वहाँ पर डांस कर रहा था, एक ग्रुप पेंटिंग कर रहा था. तो ये सब चीज़ें इन्होंने देखी कि अरे ये पेंटिंग कर रहा है, अरे ये गाना गा रहा है, अरे ये डांस कर रहा है. तो यहाँ पर ये कल्चर को भी देखते हैं हमारे इंडिया के आके. वो सभी चीज़ें ये रिकॉर्ड कर लेते हैं. इनके पास कैमरा नहीं था, इन्होंने वो चीज़ें हैंड रिटन में अपने बुक्स में अपनी चीज़ जो है राइटिंग्स में इन चीज़ों को इंक्लूड किया है. तो ये मत समझना कि यहाँ पर इनके पास कोई कैमरा था. ठीक है, आईफोन 17 नहीं था इनके पास. इनको नहीं पता था चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यूएनसेंग को कि आईफोन नाम की भी चीज़ होगी कोई. तो ये सब चीज़ें इनको नहीं पता थी. तो इसीलिए इन्होंने सिर्फ लिखने में जो है बिलीव किया, राइटिंग्स में बिलीव किया. सच में नहीं है ऐसा. आई एम जस्ट मेकिंग दीज थिंग्स टू क्लियर यू अबाउट द कंडीशंस एंड अबाउट द क्वेश्चन. ये चीज़ें आपको जो है बताने के लिए ही समझाई जा रही हैं. सच में ऐसा नहीं हुआ होगा. तो जनरल कंडीशंस और कल्चर जो था हमारे इंडिया का उस टाइम पर क्या कंडीशंस थी, क्या कल्चर था हमारे इंडिया का, हमारे भारत का, वो सब चीज़ें इन्होंने जो है वो रिकॉर्ड की. इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट. तो यहाँ पर इसी के संदर्भ में बताइए
कि जो नीचे दी हुई स्टेटमेंट्स हैं, कथन हैं, उनमें से कौन सा या कौन से सही हैं, तो वो करेक्ट बताने हैं हमने। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है कि उन्होंने, हमारे चाइनीज़ ट्रेवलर ने लिखा कि जो रोड्स एंड रिवर्स रूट्स थे वर कम्प्लीटली इम्यून फ्रॉम रॉबरी। यहाँ पर बिल्कुल भी चोरी डकैती नहीं की जाती थी। यहाँ पर पूरी तरह से ये चोरी से, डकैती से, इन सब चीज़ों से यहाँ पर हमारे रूट्स थे, जो रोड और रिवर के जो रूट्स थे, जो रास्ते थे, वो बिल्कुल ही फ्री थे, एकदम हमारे डकैती से, रॉबरी से, ये सब चीज़ों से एकदम से मुक्त थे हम। सेकंड स्टेटमेंट है, एज रिगार्ड्स पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस, ordeals by fire, water and poison were the instruments for determining the innocence or guilt of a person. तो अपराधियों को के लिए देखो, कोई भी जो है अपराधी अपराध करेगा तो उसको दंडित तो किया जाएगा, उसको दंड तो मिलेगा। तो दंड के संबंध में यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को अपनी जो है इनोसेंस, अपने आप को निर्दोष साबित करना है, तो उसे जो है कुछ अग्नि परीक्षाएं दी जाती थी, उसे कुछ अग्नि परीक्षाएं दी जाती थी। क्या वो ये चीज़ें, क्या ये स्टेटमेंट क्या सही है? क्या उसका एक अपराध को निर्धारित करने के लिए, उसके अपराध को यहाँ पर बताने के लिए उसे जो है यहाँ पर फायर, वाटर और पॉइजन, इस तरह की चीज़ों से उनको अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी। जिसने भी चोरी की है उसको, उसके सामने राजा ने जहर लगा सामने ला करके रख दिया कि इसे जो है तुम फटाफट ये जहर खा लो, जहर खा लो। अगर तुमने जो है चोरी नहीं की, ठीक है, तो अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। अगर तो तुम बच गए तो फिर तो तुम इनोसेंट हो, अगर तुम मर गए देन यू हैव टू पे। तो यहाँ पर तुम्हें दंड तो दिया जाएगा, ठीक है। अगर जो चोर होगा, देखो पॉइजन से डरता हुआ आदमी सच तो बोलेगा ही ना। उसको आप कह रहे हो कि तुम्हारे सामने जो खाना है इसमें जहर है, अगर जो है तुमने इसे खाया तो फिर जो है वो डर के मारे अपना जो है सच कबूल करेगा। अगर किसी से अग्नि परीक्षा लोगे तो वो अपना सच खुद ब खुद कबूल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये यहाँ पर जो हमारे ह्युनसेंग हैं वो कहते हैं कि ये सब चीज़ें की जाती थी जो है पनिशमेंट देने के लिए, दंड देने के लिए, एक अपराधी को उसके अपराध के लिए दंडित करने के लिए क्या अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती थी, कि ये एक साधन थे उसकी परीक्षाओं के। वाटर हो गया, फायर हो गया, पॉइजन हो गया, ये एक मीन्स ऑफ यहाँ पर हमारे जो है एज अ उसको प्रूव करने के लिए एक मीन्स, हमने एक रास्ता निकाला हुआ था कि उसकी इनोसेंस या उसके जो हमारे कोई भी अगर उसने अपराध किया है तो उसके सामने आ जाए। तो ये एक यहाँ पर हमने चीज़ों को, अग्नि परीक्षाओं का ये एक साधन थे हमारे, एक जो है हमने समाधान निकाला हुआ था उस चीज़ का। थर्ड स्टेटमेंट है दैट द ट्रेड्समैन हैड टू पे ड्यूटीज़ एट फेरीज एंड बैरियर स्टेशंस। तो यहाँ पर जो है बैरियर स्टेशंस के ऊपर या कोई भी ट्रेडमैन आता है तो उसे जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर टैक्स होगा या कोई भी ड्यूटी होगी तो वो उसे पे करनी पड़ेगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं? तो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो ऑप्शन है हमारा बी, सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ये किस तरह से हुआ, चलिए यहाँ पर आपको एक बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ। वी विल एक्सप्लेन। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि रोड्स और रिवर रूट्स जो थे दे वर नॉट कम्प्लीटली रॉबरी फ्री। ये जो है डकैती से बिल्कुल भी मुक्त नहीं थे। ये खुद ह्युनसेंग ने कही है ये बात अपनी राइटिंग्स में। जब मैंने आपको बताया था कि ह्युनसेंग कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर आया और मुझे कई बार मेरी सामान की चोरी हुई, उन्होंने ये बात कही थी, उन्होंने अपनी राइटिंग्स में ये बातें लिखी हैं और ये बातें मैंने आपको बताई भी हैं। तो उन्होंने खुद कहा कि मैं यहाँ पर आया, जगह बहुत अच्छी है, घूमने लायक है, एकदम से जो है घर वाली फीलिंग आती है, लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ पर मुझे अच्छी नहीं लगी कि मैं जब से यहाँ आया हूँ तो कई बार जो है मेरी चोरी हो चुकी है, मेरे सामान की चोरी हो चुकी है। तो यहाँ पर जो है हमारे ह्युनसेंग को कई बार कपल ऑफ टाइम्स यहाँ पर उन्हें जो है लूटा गया था, उनसे लूट की गई थी। लूटेड इज़ अ वर्ड ऑफ हिंदी
जिसे ब्रिटिश ने अपने डिक्शनरी में इंक्लूड किया है। तो ये जो है यहाँ पर हमारे ह्यून सेंग खुद लिखते हैं ये चीज़ कि मुझे कई बार लूटा गया। हमारे रोड्स और रिवर्स जो रिवर रूट्स जो थे, हमारे रास्ते जो थे रोड्स और रिवर्स के थ्रू हमारे भारत में आने वाले जो रास्ते हैं वो बिल्कुल भी रॉबरी फ्री नहीं थे, वो बिल्कुल भी डकैती से मुक्त नहीं थे। इनकी खुद कई बार यहाँ पर चोरी हो चुकी थी, कई बार इन्हें लूटा गया था। तो स्टेटमेंट सेकंड इसीलिए सही है क्योंकि क्रिमिनल लॉ वॉज वेरी सिवियर। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो थे क्रिमिनल लॉ एकदम से कठोर हुआ करते थे, दे आर वेरी सिवियर। यहाँ पर जो है म्यूलेटेशन भी यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता था, म्यूलेटेशन का भी यहाँ पर इस्तेमाल करते थे। अगर किसी व्यक्ति को अपनी निर्दोषता को साबित करना था, इफ़ अ पर्सन वांट टू प्रूव हिज इनोसेंस और हर इनोसेंस, तो उसे यहाँ पर जो है ये उसे एक जो है यहाँ पर अग्नि परीक्षा दी जाती थी बाय मीन्स ऑफ फायर, वाटर एंड पॉइजन। तो इसका यूज़ करके उसे जो है अपनी इनोसेंस को प्रूव करना पड़ता था, उसे यहाँ पर अपने आप को जो है प्रूव करना पड़ता था दैट आई एम इनोसेंट, आई हैवंट डन एनीथिंग। तो यहाँ पर उसे ये चीज़ें अपनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी। आगे अगर हम बात करें देन स्टेटमेंट 3 जो है हमारा करेक्ट इसीलिए है क्योंकि ड्यूटीज़ जो थी, कोई भी टैक्स जो हुआ करता था वो पे करना पड़ता था, जो भी ट्रेड बैरियर्स हुआ करते थे। तो ट्रेड बैरियर्स को यहाँ पर जो ट्रेड बैरियर्स के लिए यहाँ पर जो थे वो ट्रेडर्स को ट्रेड बैरियर्स के लिए यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ता था क्योंकि यही एक सोर्स हुआ करता था किंगडम के इनकम का। किंगडम को पैसा चाहिए, राजा को पैसा चाहिए, रेवेन्यू तो चाहिए ही क्योंकि प्रजा को भी देखना है, मंत्रियों की जो है सैलरीज भी जाएंगी, खुद का खर्चा भी होगा, जो है पैलेसेस का खर्चा भी है, मिलिट्री का खर्चा भी है, हर चीज़ के यहाँ पर उसके पास एक्सपेंसेस थे। तो ये सब चीज़ें उन्हें देखनी पड़ती थी, तो ये सब चीज़ें उन्हें यहाँ पर देखनी पड़ती थी, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट थी। तो उसके लिए यहाँ पर इन्हें जो भी ट्रेडर्स यहाँ आते थे उन्हें जो है ट्रेड बैरियर्स के लिए उन्हें ड्यूटीज़ अपनी पे करनी पड़ती थी, उन्हें टैक्सेस पे करने पड़ते थे। दैट वाज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर दैट किंगडम। उस किंगडम के एक सोर्स था जहाँ पर उसे इनकम जनरेट हो रही थी, ये उसकी इकोनॉमी का ही हिस्सा है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ ऑफ 2015। 2013 के क्वेश्चंस को हमने देख लिया है, अब हमारा 2015 का ये क्वेश्चन है जिसे अब हम देखने वाले हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एसेंशियल एलिमेंट्स। अभी यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के रेफरेंस से वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए हुए स्टेटमेंट में से कौन सा या कौन से एसेंशियल एलिमेंट या एलिमेंट्स हैं फ्यूडल सिस्टम के लिए। फ्यूडल सिस्टम के बारे में हमने बहुत बार बातें की हैं, बहुत बार इसका नाम आ चुका है कि ये हमारे फ्यूडल्स थे, ये इनके फ्यूडल्स थे, ये इसके फ्यूडेटरीज हुआ करती थी पहले, अब जो है एक राज्य बन चुकी हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी हमारी, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किए हैं। तो ये हमने फ्यूडल जो नाम है ये अभी पहली बार नहीं सुन रहे, ये हमने हमारे लेक्चर्स में भी कई बार मैंने आपको बताया है कि ये फ्यूडल्स क्या होते हैं। तो अभी फ्यूडल्स को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को एसेंशियल एलिमेंट्स हैं हमारे एक फ्यूडल सिस्टम के लिए, फ्यूडल सिस्टम के निर्माण के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, तो उसे देखना है अभी हमें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा स्टेटमेंट हमारी है अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारा जो यहाँ पर इसके निर्माण के लिए चीज़ों के लिए चाहिए वो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड केंद्रित राजनीतिक हमारी अथॉरिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए, या एंड उसके साथ साथ एक बहुत ही कमज़ोर जो है हमारा प्रोविंस होना चाहिए या लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट है द इमर्जेंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ द लैंड। तो यहाँ पर
जो है हमें इमरजेंस चाहिए ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर विच इज़ बेस्ड ऑन द कंट्रोल एंड पोजिशन ऑफ द लैंड। थर्ड स्टेटमेंट है क्रिएशन ऑफ लॉर्ड विसल, रिलेशनशिप बिटवीन द फ्यूडल लॉर्ड एंड हिज ओवरलॉर्ड। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमें तीनों दी हुई हैं, तो इसमें से करेक्ट कोड हमें यहाँ पर देखना है। 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 only और 1, 2 and 3। तो 2015 में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें ऑप्शंस किस तरह की दी हुई हैं यहाँ पर। तो एलिमेंट्स हमने देखने हैं रिगार्डिंग द फ्यूडल सिस्टम के, फ्यूडल सिस्टम के रिगार्डिंग हमें ये चीज़ें देखनी है। तो चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन से देखते हैं। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। अरे स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि फ्यूडलिज्म के लिए, फ्यूडलिज्म जो है इन इट्स वेरियस फॉर्म इज यूजुअली इमर्ज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एन एम्पायर। हमारे एम्पायर का डिसेंट्रलाइजेशन होना, डिसेंट्रलाइजेशन होता है एम्पायर का विच लैक्ड the bureaucratic infrastructure necessary to administer grand empires। तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स को चलाने के लिए, देखो तुम फ्यूडल्स तो बनाओगे क्योंकि तुम्हें जो है इतने दूर दूर तक राजाओं ने शासन किए हैं, वो खुद तो जा कर के नहीं किए होंगे। वहाँ पर उसने कई मंत्री भेजा, कुछ वहाँ पर लोग भेजे कि अरे भाई तुम मेरे राज्य के सबसे अच्छे मंत्री हो, तो चलो यहाँ पर जाओ इस जगह पर और तुम वहाँ पर जा कर के शासन करो। तुम वहाँ पर आज से तुम उस जगह के फ्यूडल लॉर्ड हो। तुम जो होगा वो सभी डिटेलिंग मुझसे आकर के पूछोगे, वहाँ की हर जो है नज़र रखोगे और हर चीज़ मुझे बताओगे कि मैं मिलिट्री अच्छे से काम कर रही है। लेकिन जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तो तुमको आना पड़ेगा भैया मेरी मदद करने के लिए। अगर मुझे मिलिट्री में तुम्हारी ज़रूरत हुई तो तुम मेरी मिलिट्री में भर्ती हो गए, तुम मुझे जवाब नहीं दे सकते, तुम मुझे मना नहीं करोगे। अगर मुझे कुछ भी चाहिए होगा, मुझे पैसा चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, कभी तुम मुझे मना नहीं करोगे। तुम्हें जो है रेवेन्यू अगर मुझे चाहिए, मुझे क्रॉप्स चाहिए, तो तुम कभी मुझे मना नहीं करोगे, तुम्हें देनी पड़ेगी मुझे। दैट इज़ एन ऑर्डर, तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। और वो क्योंकि जगह मेरी है, मैं तुम्हें सिर्फ वहाँ पर भेज रहा हूँ कि तुम शासन करो, यहाँ पर तुम मेरे फ्यूडल लॉर्ड बनोगे। तो यहाँ पर जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है एम्पायर का। अगर हम मिडाइवल एरा की बात करें, जैसे अभी हम हमारे मिडाइवल के सेगमेंट में भी हमने देखा कि फ्यूडलिज्म बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा था। फ्यूडलिज्म वॉज द प्रीडोमिनेंट सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो फ्यूडल सिस्टम में जो है नोबिलिटी ओन होती है, ओन्ड लैंड फ्रॉम द क्राउन। लैंड जो है वो सभी जो है हमारे क्राउन से ली जाती है और उसे जो है वहाँ पर जो फ्यूडल जो होते हैं, जो भी नोबल्स भेजे जाते हैं, वो वहाँ पर जा कर के उस चीज़ों को गवर्न करते हैं। एंड इन रिटर्न ऑफ द मिलिट्री सर्विस वेसल्स व टेनेंट्स, और यहाँ पर वेसल्स जो हुआ करते थे ये टेनेंट्स होते हैं ऑफ द नोबल्स। वेसल्स जो होते हैं दीज आर द टेनेंट्स ऑफ द नोबल्स, ये नोबल्स के टेनेंट्स होते हैं। Peasants were required to reside on their lord's land and to offer him homage, labor and a share of production। तो यहाँ पर peasants को भी रखा जाता है, उस लैंड के ऊपर एक लैंड दे दी जाती है। जैसे कि एक लैंड है जो है, यहाँ पर एक राज्य था, ये एक प्रोविंस है, यहाँ पर राजा है, राजा ने कुछ जो है अपने यहाँ पर नोबल्स थे उनको यहाँ पर भेज दिया और ये नोबल्स यहाँ पर फ्यूडल लॉर्ड बन गए, ये फ्यूडल लॉर्ड हो गए और वो इस जगह पर खेती करवा रहे हैं। यहाँ पर जो है लोग खेती कर रहे हैं, पीजेंट्स आकर के जो है वो खेती कर रहे हैं, ये पीजेंट्स हो गए, ये पीजेंट्स हो गए, यहाँ पर ये लोग खेती करेंगे और जो भी प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पर ये लोग इन फ्यूडल लॉर्ड्स को देंगे। ये फ्यूडल लॉर्ड आगे हमारे राजा को पहुँचाएगा कि ठीक है तो आप ये रख लीजिए एज अ ट्रिब्यूट। अगर हमारे राजा को मिलिट्री की ज़रूरत होगी तो यहाँ पर ये फ्यूडल लॉर्ड आगे आएगा कि मैं आपके लिए मदद करूँगा, मेरे अंडर जो लोग कर रहे हैं वो भी आपके लिए एज अ जो है वो भी आपके मिलिट्री में आकर के आपकी हेल्प करेंगे, और ये जो शेयर ऑफ द प्रोडक्शन इन एक्सचेंज ऑफ द मिलिट्री प्रोटेक्शन। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें इनके लिए जो यहाँ पर दी जाती थी।
तो इनको हिस्सा देना पड़ता था, सुरक्षा के बदले में इनको जो है वो यहाँ पर कुछ हिस्सा देना पड़ता था। तो आगे स्टेटमेंट 1 इसी वजह से यहाँ पर जो है हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल अथॉरिटी बोला है एंड अ वेरी वीक प्रोविंशियल और लोकल पॉलिटिकल अथॉरिटी को बोला है, लेकिन यहाँ पर बेसिकली डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है ऑफ एन एम्पायर का। तो स्टेटमेंट सेकेंड इसीलिए करेक्ट है, एज असेंशियल फीचर ऑफ फ्यूडलिज्म वाज द इमर्जेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर टू मेंटेन कंट्रोल एंड पोजीशन ऑफ लैंड। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 इसीलिए सही है क्योंकि जो नियंत्रण था हमारा, मेंटेनेंस था, और जो है यहाँ पर कब्जा बनाए रखने के लिए उन्हें बहुत ही बड़े पैमाने के ऊपर जो है इन चीज़ों को यहाँ पर रखना पड़ता था और एकदम से एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें अच्छा रखना पड़ता था टू जनरेट इफेक्टिव मैसिव रेवेन्यूज़ फ्रॉम देम। तो मैसिव रेवेन्यूज़ को भी जनरेट करना है, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इन्हें जो है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पर रखना पड़ता था। स्टेटमेंट थर्ड इसीलिए करेक्ट है, अ पर्सन बिकेम अ वेसल बाय प्लेजिंग पॉलिटिकल एलिजियंस एंड प्रोवाइडिंग मिलिट्री पॉलिटिकल फाइनेंशियल सर्विस टू अ लॉर्ड। जो भी लॉर्ड हुआ करता था, एक पर्सन को वेसल बनने के लिए, एक यहाँ पर व्यक्ति को वेसल बनने के लिए जो है एक प्लेज लेनी पड़ती थी, एक यहाँ पर उसे जो है प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी दैट कि वो जो है यहाँ पर मिलिट्री पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है यहाँ पर जो भी जागीरदार होगा वो उसे पे करेगा, उसके लिए यहाँ पर काम करेगा, ये सब चीज़ें उसे यहाँ पर माननी पड़ती थी, उनकी हर बात यहाँ पर माननी पड़ती थी। और इसी वजह से हमारा जो ऑप्शन है दैट इज़ बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही सही हो जाता है। तो आज के क्वेश्चंस जो हैं वो हम यहीं पर कंपाइल अप करते हैं 2015 तक ही। बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की PYQs की सीरीज़ में। एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू so much for watching this series. Thank you so much once again for supporting me and providing so much of love which you shower upon my channel. Thank you so much once again and keep watching the videos.